अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वफ़द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो मुलाकात हुई उसमें नुकात उठाए गए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस क्यों नहीं लगते, जिनकी ज़मानतें ड्यू हैं उनकी ज़मानतों का मामला क्यों नहीं अदालतों में लगता। तो आज एक आर्टिकल के अंदर बाबर रवान साहब ने इसका जिक्र भी किया कि चीफ जस्टिस साहब ने रजिस्ट्रार को बुलाकर कहा कि इन केसेस को लगाया जाए। आज एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है अभी से थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ही इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का जो मुतालबा कर रखा था और उसके लिए उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा था। उसके लिए एक तो बानी PTI की 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त वो 28 फरवरी को लग गई है। जस्टिस उमीनुद्दीन की सरबराही में जो आइनी बेंच है उसकी समाअत करेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों की तहकीकात के लिए जो दरख्वास्त है वो मुकर्रर हो गई है और शेर अफजल मरवत साहब ने इलेक्शन कमीशन की तश्कील को कालअदम करार देने की जो दरख्वास्त कर रखी थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर होगी। 28 तारीख को ये आइनी बेंच इन तीनों केसेस की समाअत करेगा। ये अच्छी एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से देखें तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट उन्हें नज़र आएगी। सियासी एतबार से वो जिस चीज़ों का तवील अरसे से मुतालबा कर रहे थे, कमोबेश 9 मई के वाक़यात को तो अब गुजरे हुए भी इतना ज़माना गुजर गया तो उसके ऊपर पेशरफ्त हो जाना उनकी अचीवमेंट हो सकती है अगर वहाँ से उनको कुछ रिलीफ मिल जाए। क्योंकि अभी ये हमारे पास कुछ ऐसा तासुर मौजूद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या करेगा, केस सुनेगा, रिजेक्ट कर देगा। दरख्वास्त सुनता है तो उसकी नोयत क्या होगी, क्या वो जो जुडिशल कमीशन की तश्कील का दरख्वास्त कर रहे थे पहले इमरान खान हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे थे, क्या उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। अगर ऐसी चीज़ें हुई तो PTI को हो सकता है कि सियासी मैदान के अंदर कुछ रिलीफ मिल जाए। ना हुआ, अगर केस उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसके ऊपर कुछ गुंजाइश उनके लिए सियासी मैदान में पैदा होनी मुश्किल हो जाएगी। इसी तरीके से जो दीगर मामलात हैं आज के प्रोग्राम में हमारे सामने, उसमें प्राइम मिनिस्टर का दौरा है आज़रबाईजान का जिसमें $2 अरब की इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा और अगले 1 माह के अंदर अंदर ही इन मुआहदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। उसके बाद जब आज़रबाईजान की जो क़यादत है वो पाकिस्तान के दौरे पर आएगी तो इन मुआहदों को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। तो ये तीनों ख़बरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान शख्सियात में हैं सेनेटर भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, सेनेटर पलविशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इसके अलावा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, हमारे साथ पेशावर से। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नासिर भट्ट साहब आपसे पूछ लें, PTI की जिस टीम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, आपको लगता है कि उनको वहाँ जुडिशरी से रिलीफ मिल सकता है जिसका मुतालबा इमरान खान अपने खतूत में आर्मी चीफ से भी कर चुके हैं, वो पोलिटिकल एरियाज़ जहाँ उनका ख्याल है कि उनको गुंजाइश मिलनी चाहिए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपने ख़त में भी उनका तज़किरा कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन्होंने मान लिया कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो कानूनी तरीके से ठीक है और 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है वो ठीक है। जाके ये मिले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब से। देखें, अदालत के पास आप चले गए, पहले चले जाते, अदालत जो भी फैसला करेगी हुकूमत उसको मानती है और ये होता है। ये लोग क्या करेंगे, आप इनसे भी ज़रा पूछ लें कि ये जब इनके हक में फ़ैसला नहीं आता तो फिर ये क्या कहते हैं, ये जजेस को पहले ही इतना कुछ कहना शुरू कर देते हैं, प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं कि वो ये ऐसी बातें करते हैं कि फ़ैसला अगर हक में आ गया तो कहेंगे वाह जी क्या बात थी, नहीं आया तो कहेंगे जी ये तो फिर जुडिशरी है जो ये अंडर प्रेशर है, हुकूमत के अंडर प्रेशर है, 26वीं तरमीम है इसलिए ऐसा होता है। तो अच्छी बात है, चले गए। अब 28 आपने कहा 28 तारीख है तो उस दिन पता चल जाएगा। लेकिन हुकूमत वो अगर चीफ जस्टिस साहब को फैसला करते हैं तो वो ज़रूर माना जाएगा। ये भी ये कह दे कि अगर उनके हक में आता है तो तब भी वो केसेस की तफसील क्या है। सुहेल रशीद साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो कवर करने वाले सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे साथ हैं। सुहेल रशीद साहब, उन केसेस की तफसीलात बताइए जो 28 तारीख को लगे, कौन कौन से मुकदमात हैं? जी मलिक साहब, इसमें सबसे पहले तो इंतखाबी धांधली का मामला है जिस पर बानी PTI ने दरख्वास्त दायर कर रखी है कि धांधली की तहकीकात करवाई जाए कि क्या ये मुनज़्ज़म धांधली हुई या नहीं हुई, और इसके साथ 9 मई के वाक़यात की वो जुडिशल कमीशन बनाकर इंक्वायरी चाहते हैं। ये दोनों मुकदमात 28 फरवरी को आइनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। 5 रुकनी बेंच जस्टिस उमीनुद्दीन खान की सरबराही में समाअत करेगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ उनका एक मौक़िफ़ है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, मुकदमात बनाए जाते हैं, इसकी तहकीकात की दरख्वास्त है, उसे भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और फिर साथ
शेर अफजल मरवत ने भी एक कनेक्टेड पिटीशन इसमें डाली हुई थी कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील ही गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर उसे कलअदम किया जाए। ये सारी दरखास्तें एक साथ मुकर्रर की गई हैं और ज़राए के मुताबिक जो ख़त एक भेजा गया था बानी पीटीआई की जानिब से और चीफ जस्टिस ने जो हमसे जब प्रेस एसोसिएशन से मुलाकात की तो उसकी तस्दीक भी की थी कि वो मसूल हुआ है और आइनी बेंच को वो भेजा भी गया है। ज़राए का ये दावा है कि वो ख़त टेकअप करने के बजाय आइनी बेंच ने यह फैसला किया है, आइनी बेंच की कमेटी ने, कि जितनी इनकी दरखास्तें हैं ये कहीं ना कहीं उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, वही इल्ज़ामात इसमें शामिल हैं ख़त में, तो क्यों ना उन्हीं को फिक्स करके सुना जाए। अब इसमें जो इंतखाबी धांधली वाला मामला है इस पर और जो 9 मई के जुडिशल कमीशन बनाने का है इस पर अभी काबिल समात होने पर मुतमईन किया जाना है पहले अदालत को। कम अज़ कम इंतखाबी धांधली की हद तक तो अभी ऑब्जेक्शन जो है रजिस्ट्रार ऑफिस के वो भी रिमूव नहीं हुए, वो सिर्फ उसकी डिटेल इनको फराहम की गई है कि इसको आप देख लें और पहले सेटिस्फाई करें। सुहेल रशीद, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की, उसके बाद इन केसेस की तारीख आ जाना, या क्या एक दूसरे से मुंसलिक चीज़ें हैं दोनों? जी देखें, दावा तो यही किया जा रहा है और आज बिलखुसूस डॉक्टर बाबरवान ने एक कॉलम भी लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है, ये दावा किया है कि मैंने ये मामला दरअसल चीफ जस्टिस के सामने रखा था कि जो बेल मैटर्स हैं कम अज़ कम वो फिक्स होने चाहिए, और उसके बाद चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस और स्टाफ को ये डायरेक्शंस दी कि इनको फौरी तौर पर फिक्स किया जाए। और फिर ये तो फैक्ट इस चीज़ को कम अज़ कम सपोर्ट करते हैं कि उस मीटिंग के फौरी बाद एक कॉज लिस्ट आई थी हमारे सामने जिसमें ये केसेस फिक्स किए गए थे इनिशियली बेल से रिलेटेड, लेकिन आज जो केसेस फिक्स हुए हैं ये भी बानी पीटीआई के ही हैं और ये भी 28 फरवरी के रोज़ ही मुकर्रर किए जा रहे हैं। तो एक पूरा दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस को दिया जा रहा है, आईनी बेंच में भी उनके केसेस सुने जा रहे होंगे और चीफ जस्टिस यही आफरीदी भी जो बेल मैटर्स हैं वो अपने बेंच में उनके केसेस सुन रहे होंगे। तो पूरा दिन जो है वो तहरीक इंसाफ। एक और बता दें सुहेल, आपने अभी जिक्र किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब मीडिया इंटरेक्शन किया था तो मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने इमरान खान के ख़त का तज़किरा किया था जो आ तो उससे पहले चुका था, कभी सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज नहीं किया था। तो एक बड़ा गैर मामूली, बहुत अनयूजुअल किस्म का स्टेप हुआ। पहले IMF की टीम ने चीफ जस्टिस से जाके मुलाकात की और हमारा तासुर यह है कि उसमें भी इमरान खान और PTI के जो इल्ज़ामात हैं उनका तज़किरा हुआ, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए ये कन्फर्म कर दिया कि इमरान खान का ख़त उनको आया है। तो उसमें क्या बातें थी जो चीफ जस्टिस ने कहीं, कुछ दोहरा सकते हैं? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल जब हमसे उनकी मुलाकात शुरू हुई और पहले हाफ मिनट में जो 3 चीज़ें उन्होंने सामने रखी, उन्होंने कहा एक तो IMF का वफद आया था वो आपसे मैंने शेयर कर रहे हैं, और दूसरा मुझे इमरान खान का ख़त मिल गया है, और तीसरा मैंने प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर को मुशावरत के लिए बुलाया। ये 3 चीज़ें उन्होंने एक ही सेंटेंस में कही थी। और फिर पहला मौका था ये जब उनके ख़त को का मसूल होना, उन्होंने एक्नॉलेज भी किया, उसको बाकायदा कन्फर्म किया कि वो मेरे पास है, और साथ अप्रीशिएट किया उसके साथ जो USB में डाटा दिया गया है कि उसमें तो काफ़ी कंप्रीहेंसिव चीज़ें हैं और हमें रिसर्च में बड़ी आसानी रही, और वो आईनी बेंच को हमने भेज दिया है। और मेरी नज़र में उनके ये जुमले थे कि मेरी नज़र में ये मफाद आमा का केस बनता है 184(3) के तहत, लिहाजा ये आईनी बेंच को सुनना है और आईनी बेंच ने इस पर कोई फैसला करना है। तो ये तो उन्होंने कंफर्म किया था एग्जैक्टली IMF के वफ्द के बाद। और फिर एक और बात उनकी जो थी, उन्होंने कहा था कि मैंने IMF के वफ्द को बताया कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो हमारे अंडर नहीं है, उनको हाई कोर्ट्स मॉनिटर करती हैं। ये सारी उन्होंने बिल्कुल आगाज़ में हमारे सामने गुफ्तगू रखी थी, जिसके बाद ये तासुर तो बड़ा वाज़ेह हो रहा था कि कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। सुहेल रशीद, बहुत शुक्रिया। तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन इश्यूज़ के ऊपर पिछले साल 2 साल से कोशिश कर रही थी, इंतखाबी धांधली 8 फरवरी के बाद, 9 मई के बाद, 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन का क़याम, वो दोनों मुकदमात 28 को फ़िक्स हो गए हैं। तो आपकी एक टीम ने चंद रोज़ पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की थी, उसके फॉलोअप में, उसके कह लीजिए कि 2-3 रोज़ के अंदर अंदर ही ये केसेस फ़िक्स हो गए हैं। 28 तारीख आ गई है, आईनी बेंच इन केसेस को सुनेगा। तो क्या आपकी जो दरख्वास्त थी चीफ जस्टिस को, ये उसका नतीजा है कि ये पेशरफ्त होगी? देखिए नदीम, इस पे मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अगर उसके नतीजे में वो केसेस एक्सपेडाइट हुए तो अच्छी बात है। पहले से जो है वो बहुत पहले से सुने जाने थे, लेकिन असली जो टेस्ट है वो केसेस का लगना तो नहीं है। वो तो जो है वो ये है कि ये केसेस कैसे सुने जाएं, कि क्या अदालत में या आईनी बेंच में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो मेरिट पे इन चीजों का फैसला करे जिनको जो है वो डील करने के लिए ही ये सारे आईनी इकदाम हुए हैं। क्या आप पुरुमीद हैं? क्या आप पुरुमीद हैं? देखिए, अगर कहते ऑनेस्टली से तो इतना कुछ हो गया है तो हमें नेचुरल जस्टिस मिल जाएगी, मुश्किल है नदीम पुरुमीद होना।
मुश्किल है पुरुमीद होना। अच्छा, एक बात और बता दें, आप ही के हवाले से पहले तो ख़बर ये थी कि इमरान खान ने ख़ास तौर पर बोला है कि तैमूर सलीम झगड़ा जो है उनको काबीना का हिस्सा होना चाहिए। कुछ लोगों के ऊपर मौजूदा काबीना में करप्शन के इल्ज़ामात भी थे। फिर अभी आज खबर ये आ गई कि नहीं, अली मीन ने इमरान खान को कायल कर लिया है कि नहीं, झगड़ा साहब की ज़रूरत नहीं है काबीना में शामिल करने की। तो क्या हो रहा है, आप काबीना में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अली मीन से आपकी मुखालफत क्या है? देखिए नदीम, आप लोग बस हमें लड़वाने की कोशिश करते रहते हैं। हम खबर लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। मैं भी आपकी तरह जो है वो ये सुनता ही रहता हूँ। खान साहब ने 3 बार बुलाया था, ये मुझे पता है कि उन्होंने इतने अच्छे हमने याद किया और पहली बात। दूसरा ये कि जो हमारे पार्टी के इंटरनल मामले हैं, मेरे ख्याल में बेहतर है कि कुछ लोग कम से कम जो है वो ये काम ना करें कि पार्टी की सारी जो डर्टी लिनन है, जो गंदे कपड़े हैं, वो टीवी पे तो सामने करें। तो मैं कम से कम ना अपने आप को उन लोगों में शामिल करता हूँ, ना मैं अपने आप को उन लोगों में जो है वो सोचता हूँ कि वो किसी और की बैक में जो है वो इमरान से जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या बात हुई जी? इमरान से जो मुलाकात हुई उसमें क्या बात हुई? खान साहब से मुलाकात ही नहीं हुई। मुलाकात ही नहीं। नाम था कोई छोड़ता ही नहीं है। एक हफ्ते अली अमीन खान की हुई थी लेकिन उस हफ्ते भी हमारी नहीं हो सकी, तो मुझे नहीं पता कि उनकी क्या बात हुई। एक सिर्फ सवाल का जवाब दे दें, कोई इख्तलाफात हैं आपके अली अमीन गंडापुर से? नदीम, मेरे देखिए अगेन मैं ये सारा दिन जो है वो टीवी पे देखता हूँ। हमारी शायद रिलेशनशिप इलेक्शन के बाद बेहतरीन नहीं रही, उसमें तो कोई शक नहीं है। मेरी तो आज रिक्वेस्ट ये होगी कि देखिए इलेक्शन की इंक्वायरी कराएं। जो सारे हमारे वो लोग हैं जिनको फॉर्म 45 के जरिए हराया गया है, शौकत यूसुफजई हो गए, कामरान बंगश हो गए, पेशावर में 8 सीटें और है, खोले सारा केपी ताकि पता जो है वो चल जाए। ये जो मिनिस्ट्री है, खान साहब ने 2 मिनिस्ट्रियां दी थी, 5 साल चलाने का मौका दिया था। आई एम प्राउड ऑफ माई रिकॉर्ड। ऐसे वक्त में हमारा जो मकसद है वो इमरान खान को निकालना है। हमारी इख्तलाफात स्टोरी नहीं होने चाहिए, किसी को किसी के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, वो हम इंटरनली जो है वो डील कर देंगे। आई विश के सारी पार्टी ये फोकस रखती। बाकी सूबाई हुकूमत को मेरी जरूरत हो, मेरी होने की जरूरत ही नहीं है। मेरा सूबा है, मैं उस पर फख्र करता हूँ। आई एम अवेलेबल टू हेल्प देम एनी टाइम। बाकी जो सवाल आपके हैं वो अली अमीन खान को बनते हैं, तो उनसे मेरे ख्याल में बेहतर आपको जवाब मिले। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमारे परवेश शाह खान, आप बताइएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो चीफ जस्टिस ने कभी आज तक मीडिया से इस तरीके से खिताब किया नहीं, सवाल जो आप कर रहे हो वो नहीं करते, वो एक गैर मामूली काम हुआ। IMF मिली, वो गैर मामूली काम हुआ। और अब PTI का डेलीगेशन मिला और उसके जवाब में 2-3 रोज़ के अंदर केसेस लग गए जो तवील अरसे से नहीं लग रहे थे, लग जाने चाहिए थे लेकिन नहीं लग रहे थे। देखिए इंटरेस्टिंग तो है, ज़ाहिर है दिलचस्प है, लेकिन पहली बात तो ये कि इनकी लिए अच्छी बात है कि चने किसी ने ख़त तो पढ़ा, कोई ख़त किसी ने पढ़ लिया। ये एक अच्छी उम्मीद अफजा बात है। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि ना मेरे पास आया ना मैं खोल लूँगा, आया तो वज़ीर आज़म को भेज दूँगा। चीफ जस्टिस साहब को मिल भी गया, उन्होंने खोल कर पढ़ भी लिया और उसके नतीजे में जो है उनकी कुछ ना कुछ सुनवाई हो गई। लेकिन फिर भी बहरहाल बात यह है कि अभी हनूज़ दिल्ली दूर अस्त, मुझे तो यही महसूस होता है। क्योंकि पहली बात यह है कि जो इंतखाबी धांधली, मैं तो केस इनका नहीं पढ़ा इन्होंने क्या उसमें जो है वो प्रेयर की है, लेकिन ये इंतखाबी धांधली 3 सूबों में हुई और चौथे सूबे में नहीं हुई, ये भी तो साबित करना पड़ेगा। आपने तैमूर झगड़ा साहब का भी बयान नहीं सुना? अभी झगड़ा साहब का बयान सुना था तो आपको पता चलता कि वहाँ पे भी शिकायतें हैं। अब ये मैं कह रही थी कि अब ये एक नई बात है कि अब वहाँ भी हुई तो उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी उसी तरह जो है गैर आइनी इलीगल फॉर्म 47 की है जैसे बाकी हैं, तो जाहिर है फिर ये भी उसी गंगा में भी हाथ धोए। जो है जिसमें शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे साथ हैं, तो एक ग्रुप है जिनकी शिकायतें गिले शिकवे जो हैं वो अली मीन गंडापुर से रिलेट करते हैं, या उस ग्रुप से जो इन पावर है। देखिए लेकिन उनको हरवाया गया वहाँ से। अगर मैं इस वक्त बैठ के पीपल्स पार्टी के किसी ग्रुप की हिमायत करूँ या किसी के खिलाफ, तो लेकिन पार्टी तो एक होती है, मदर पार्टी, एक हुकूमत उसी की है। और दूसरी बात, अब शेर अफजल मरवत साहब जो भी वो इंकशाफात रोज़ाना करते हैं टेलीविज़न पे,
उसके बाद जो उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है उसकी क्या कानूनी हैसियत रह जाती है तो कोई आपको आईनी कानूनी माहिर ही बताएगा, क्योंकि वो उसके बाद बहुत से मीडिया के टॉक शोज़ पर बैठकर बहुत सी बातें बता चुके हैं। वो इंकशाफात अब जब जाएंगे कोर्ट में तो जाहिर है पूछे तो जाएंगे कि क्या वो सच है, क्या ये सच है। 9 मई पे भी बैठ जाए और इसी तरीके से इंतखाबात पे भी बैठ जाए तो जाएगी। शौकत यूसुफ साहब, तैमूर झगड़ा साहब ने अभी जिन सीटों का तज़किरा किया उसमें आपका भी उन्होंने नाम लिया, तो क्या आप लोगों को हरवाया गया, आपको भी और तैमूर झगड़ा साहब को भी? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मतलब ये कि उसमें क्या शक है, हमारे खिलाफ तो सबसे पहले तो प्री पोल रैगिंग से शुरू करें। मुझे नाअहल कर दिया, फिर जाके बड़ी मुश्किलों से हाई कोर्ट से अपने आप को अहल कराने में वक्त लगा। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने जो निशान दिया वो 3 निशान एक जैसे थे, उस पर मेरे वोट तकसीम हुए। फिर उसके बाद जो वो लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि जी हमें इतने वोट दिए गए थे और हमने जाके उधर डाल दिए, तो उसके बावजूद भी मैं जीता, फिर भी कहे जी हमें एफिडेविट दे दो। तो लेकिन शौकत साहब ये जो शिकवे हैं ये तो अली मीन के साथ जाके जुड़ जाते हैं, आपका भी, तैमूर झगड़ा का भी, कामरान बंगश का भी। नहीं, अली अमीन गड्ढापुर साहब के साथ क्यों मिल जाते हैं? वो क्यों, वो इलेक्शन वो कंडक्ट कर रहे थे। ये तो देखें उस वक्त के जो आरोप जिन लोगों को शिकायत है इलेक्शन हारने की, उसको हरवाया किसने और क्यों हरवाया? ये किससे ढकी छुपी बात है। पंजाब में किसी को क्यों हराया गया और इस्लामाबाद में क्यों हराया गया, कौन था वहाँ? अली अमीन गड्ढापुर था। देखिए जी ये आप सबको पता है कि इस हुकूमत को लाने के लिए, पीपल्स पार्टी नून लीग को लाने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल हुए। ये किसी से ढकी छुपी बात तो है नहीं। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि बाकी सूबों में अगर इस तरह है तो केपी में भी इलेक्शन जो है वो धांधली से, भाई यहाँ तो बहुत कोशिशें। मैं इस टॉपिक पे आपकी तरफ वापस आता हूँ। अताउल्लाह तारर साहब वज़ीर हमारे साथ आज़रबाईजान से शामिल हो रहे हैं, तो वो अपनी मसरूफियत छोड़ के हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। उनको प्रायोरिटी पे पहले उनसे बात कर रहे हैं। तारर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। $2 अरब के माहदे, कुछ तफसीलात बताइए, इनकी नोयत क्या है, किन शोबों में है और क्या ये रियलाइज़ होंगे या सिर्फ MOUs हैं अभी? बहुत शुक्रिया। ये बातचीत शुरू हुई नदीम मलिक साहब, मैं बाकू साहब से मुखातिब हूँ। ये बातचीत शुरू हुई जब पिछले साल आज़रबाईजान के सदर इल्हाम हैदर अलीयव पाकिस्तान तशरीफ लाए, और ये आपको पता हो कि हमारे इनके साथ बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, और वो ना सिर्फ मिलिट्री और डिफेंस टाइज हैं बल्कि हमारी पीपल टू पीपल बड़ा कांटेक्ट है। और हमारे बहुत से टूरिज्म के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। बाकू में भी एक नंबर 1 डेस्टिनेशन है, और इधर पाकिस्तान के झंडे आपको नजर आते हैं और लोग पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत करते हैं। तो एक तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि टाइज को बढ़ाने पर भी बात हुई, और ये जब पाकिस्तान आए थे इनके प्रेसिडेंट, तो उन्होंने वहां पे कहा कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं $2 बिलियन की। फिर मुख्तलिफ जो हैं वो वफूद इनके भी आए, हमारे भी गए, और अब फाइनली जब अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का दौरा है उस दौरान ये बात हुई कि अब ये फाइनल स्टेजेस पे हैं जो अग्रीमेंट्स हैं। उसमें कुछ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्रीमेंट्स हैं, कुछ एनर्जी के हैं, कुछ ऑयल एंड गैस और पेट्रोलियम के हैं। तो उस हवाले से 1 महीने की डेडलाइन आज तय की गई है सब चीजें फाइनल करने के बाद कि अप्रैल के महीने में इल्हाम हैदर अलीयव यहाँ के सदर पाकिस्तान आएंगे और इन एग्रीमेंट्स को हतमी शक्ल देंगे। उनकी तमाम जो चीजें हैं, SOPs हैं, डिटेल्स हैं, वो तय कर ली गई हैं। बस अब एक फाइनल टच इसको देना है, और ये $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो इंशाल्लाह ताला रियलाइज होगी और ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी। तारिक साहब, ये काफी ज्यादा पैसे हैं, कोई ऐसा बड़ा मंसूबा जो आप बता सकें कि ये बड़ा मंसूबा है? $2 अरब बहुत पैसा होता है FDI के लिए, तो ये कौन सा ऐसा मंसूबा है जिसमें पैसा आएगा? इसमें कुछ हाईवेज की भी बात हुई है, और आपको पता है कि हाईवेज में तो बहुत फौरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, और वो मैं फिर डिटेल जब हम फाइनल कर लेंगे मजीद तो मैं आपको गोशगुजार जरूर करूंगा। मगर माजी में भी आपने देखा कि कुछ ऐसे रूट्स थे नेशनल हाईवेज के, मोटरवेज के, जो मुकम्मल हुए और उन पर खासी इन्वेस्टमेंट हुई चाइना की तरफ से भी। तो वो तो फौरी इंप्लीमेंट करने वाले मंसूबे हैं और उस पर तो फौरी जो है वो इन्वेस्टमेंट आ भी जाती है। तो इसके अलावा बाकी पेट्रोलियम सेक्टर के भी मंसूबे हैं। अच्छा तारिक साहब, कहीं JF-17 का भी जिक्र हुआ कि JF-17 के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट शो किया है अज़रबैजान? JF-17 ऑलरेडी इनके पायलट्स पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इनके ऑलरेडी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो JF-17 के हवाले से, सुपर मिशाक के हवाले से, और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग और एक मामला आगे बढ़ रहा है। और हम ये समझते हैं कि डिफेंस प्रोडक्शन की जो हमारी आपस में मुआहदे हैं
वो मजीद बढ़ेंगे और GF-17 थंडर्स की पहली खेप इनको मिल रही है इंशाल्लाह ताला वेरी सून। तो डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस प्रोडक्शन और जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन HIT टेक्सला के साथ मिलके मजीद आगे बढ़ना, तो ये सारी चीजों पर भी इत्तेफाक हुआ है। तो बहुत बड़ा कंपोनेंट इस इन्वेस्टमेंट का उसमें भी शामिल होगा जिसमें ये जॉइंट प्रोडक्शन की तरफ मामला जा सकता है। अताउल्लाह तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर इत्तला, आप हमारे साथ बाकू से शामिल हुए। एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। नासिर भट्ट साहब, अगर इंतखाबी धांधली वाला एक काम खुल जाए और जो शिकायत थी कि फॉर्म 45 और 47 जो थे वो बाद में बाज़ हलकों के अंदर मैनुफैक्चर किए गए, PTI का इल्ज़ाम तो यही है ना कि वो नंबर्स आपस में मैच ही नहीं करते, वो नंबर और है, वो नंबर और है। तो अगर ये चीज़ें देख ली जाएँ तो हो सकता है 2, 4, 6 सीटों पे आपको फ़र्क पड़े, लेकिन चलो तनाज़ा तो सिमट जाएगा। नहीं, देखें बात ठीक है, ये अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक स्टेप ले लिया है। मैं तैमूर साहब की बात सुन रहा था, लेकिन तहकीकात हो जाएंगी। अब देखें ना, हमने अब कोर्ट पे चले गए, उससे पहले कोई फैसला कर लें हम कि जी नहीं होगी। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, मेरा ख्याल है PTI को भी और हमको इंतज़ार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लेता है। तैमूर झगड़ा साहब ने एक बात की, वो खुद मान रहे हैं कि KPK में हमें हराया गया है। तो इसका मतलब है वहाँ जो वज़ीर आला है वो जो फॉर्म 47 का हो गया ना। तो आप मुझे बताएं कि ये किसी की बात, अपनी हुकूमत को भी ये कह रहे हैं, हमें भी ये कहते हैं, तो अभी ये फैसला ठीक नहीं है कि सारे अपोजिशन के लोग या हुकूमत बैठ के हम एक फ़ैसला कर लें कि जो कुछ हुआ है कोर्टों में एक चीज़ चली गई है, जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं लेता अब हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए, अपोजिशन में अपना किरदार अदा होना चाहिए। PTI के लोग जो बैठे हैं KPK में, वो कहते हैं जी ये देखें ना, इनके अंदर जूतियों में दाल बट रही है। वो जो मरवत साहब हैं वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। फवाद चौधरी साहब ने शहीद शहीन को मारा, क्यों मारा? उसने कहा तुमने मुझे भगोड़ा कहा है। उसने कहा मैंने नहीं कहा, इमरान खान ने कहा। फवाद चौधरी कहता है मैंने अंदर जाके पूछा कि भाई आपने मुझे भगोड़ा कहा है। उसने कहा नहीं यार मैंने तो नहीं कहा। कहता है इसलिए मैंने शहीद शहीन को मारा। फिर इमरान खान ने अंदर दोनों की सुलह करा दी। इमरान खान ये सब तमाशे देख रहे हैं, वो किसी को ये नहीं चाहता कि वो कोई हीरो बने, है ना। अपना मरवत एक वर्कर है, MNA बना है, वो जो बात करता है उसकी बात अब कोई नहीं सुनी जाती। बात यह है कि आपस में एक नहीं है, PTI बिखर चुकी है। तो आपके तो मजे हैं जी, आपको तो परेशानी नहीं, हम देख रहे हैं ना कि ये क्या हो रहा है। परेशानी आपको तब होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाओ फॉर्म 45 और 47 का ऑडिट करते हैं। अगर ऑडिट कर लिया फिर आपको परेशानी होगी। देखिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा, जो वो फैसला करेगा, मैं ये कहता हूँ कि हम उस पर अमल करेंगे, बिल्कुल देखेंगे, इंतजार करेंगे। अगर इमरान खान यहाँ होता, उसने फिर वही करना है कि भाई मुझे ये मेरे खिलाफ फैसला आ गया, मैं नहीं मानता। अगर नहीं, आपको भी इसमें बहुत मुश्किल पेश आएगी। हम जो देख रहे हैं इकट्ठे नहीं हो सकते। PTI का जो इल्ज़ाम है वो इस्लामाबाद के 3 हलकों के ऊपर भी है। लाहौर में इवन नवाज शरीफ की सीट के ऊपर उनका इल्ज़ाम है कि वहाँ से वो डॉक्टर यास्मीन जीती हुई है। तो अगर ये खोल लिया जाए तो अच्छा एक दफ़ा पता तो चल जाए क्या हुआ भी था, कुछ का नहीं हुआ था। अगर हुआ था तो फिर उसका सफाई करनी पड़ेगी। देखिए सफाई तो फिर होगी सारी, जाहिर है। और लेकिन इनका क्या ख्याल है कि क्या पूरे मुल्क में दोबारा इलेक्शन होंगे, उसके नतीजे में फिर एक जिसे कहते हैं थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे? ये इन हालात में मुझे नज़र नहीं आता। इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि हम उनके सियासी मुखालिफ, इसलिए कह रही हूँ कि इनकी जो पार्टी है उसमें बुनियादी तौर पर एक बड़ी ख़तरनाक रविश है। एक तो ये क़यादत है जो यहाँ की इदारों को ख़त भी लिखती है, सरबराहान जो है इदारों के उनको भी ख़त लिखती है, जाती भी है, इंटरेक्ट भी करती है, असम्बली में जाती है, सियासी मुज़ाकरात का हिस्सा बनती। लेकिन एक इनका अटूट अंग है जो बाहर के ममालिक में है। अब ये आपको शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि ये उनको कहाँ क्या समझते हैं। वो जो इनका एक अटूट अंग है वो इनका शरपसंद अंग है। वो अंग जो इनका है वो आपके मुल्क के उन्हीं इदारों के ख़िलाफ़ जिनको ख़त लिखते हैं, उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़, चीफ़ के ख़िलाफ़, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़, और आपकी एम्बेसीज़ के बाहर जाकर वो ऐसा तमाशा लगाते हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि बाहर की दुनिया में जितने हमारे ऐसे दुश्मन हैं जिनकी आंखों में पाकिस्तान वैसे आपको पता खटकता है, वो सारे जो हैं उनको मवाद मिले। अब ये दोनों रविशें जो हैं ये साथ नहीं चल सकती। एक तरफ तो आप अच्छे बच्चे, दूसरी तरफ आप जाकर ये काम शुरू कर दें। लिहाजा मुझे नजर नहीं आता है पहले तो वो आपका जवाब अधूरा रह गया था।
कामरान बंगश, शौकत यूसुफजई, तैमूर झगड़ा, आपका ख्याल यह है कि आपको साजिश करके वहाँ केपी से हरवा दिया गया? देखिए, पहली बात तो ये कि अली अमीन गंडापुर को सीएम इमरान खान ने बनाया है और इलेक्शन से पहले नहीं बनाया था कि इलेक्शन से पहले वो सीएम बन गए थे, लिहाजा उसने हमें हरा दिया। वो इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद उनको सीएम बनाया गया। तो हमें हराने वाले जो थे वही थे जिन्होंने फैसला किया था कि जी पीटीआई को पूरे मुल्क से हराना है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने करना था। यही तो भट्ट साहब आपसे सवाल कर रहे हैं, भट्ट साहब ने यही तो आपसे सवाल किया, उन्होंने कहा आपको हरवा दिया और अली अमीन को जिता दिया, ये क्या किया उन्होंने? नहीं, ये तो अब उनसे पूछे ना। देखिए, हमें तो अली अमीन को भी आवाम ने वोट दिया है, हमें भी आवाम ने वोट दिया था, लेकिन जाहिर है जिसने हराना था उन्होंने हरा दिया। अब उस पर मैं क्या ये नहीं कह सकता कि जी अली अमीन ने मुझे हराया। क्यों? अली अमीन का क्या काम था? कोई इलेक्शन में अली अमीन कंडक्ट कर रहा था, जो कंडक्ट कर रहे थे उन्होंने हराया ना। और उससे पहले सिलसिला शुरू हो गया था। जिस अता तारड़ साहब से आपकी बात हुई अभी, तो गवर्नर जो इनका, मेरी बहन बेटी इनकी पार्टी का गवर्नर है पंजाब का, उसने क्या कहा है कि ये फॉर्म 47 का एमएनए है, ये जाली एमएनए है। ये खुद उन्होंने कहा है। सरजील मेमन ने क्या कहा है? ये सारी बातें। और ये जो है ना, ये कहते हैं ये पीटीआई जो बिखर गई है, तो करा लेना, जलसा की इजाजत दे दें आप वहां पे लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाजत दे दें, आपको पता चल जाएगा। अगर हम बिखर गए हैं तो आप तो खुश होना चाहिए। आपको का तज़किरा कर रही है, स्वाबी के अंदर आपने जलसा करते हुए अपने घर के अंदर ही लड़ाई आपस में लड़ रही है। स्वाबी के अंदर देखें, हम अगर पूरा 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 कैपी भी निकाल लेना तो ये तब भी यही कहेंगे कि जी ये तो कोई लोग ही नहीं निकले, क्योंकि ये तो इनका अपना सूबा है। मैं ये कह रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ, लाहौर में हमें जगह दें, लाहौर में मीनार पाकिस्तान में आप हमें इजाजत दें, हम आपको जलसा करके दिखाएं। और फिर ये कहना कि जी इनका वोट बैंक नहीं रहेगा। 8 फरवरी को आपने देखा नहीं था? 8 फरवरी से ज्यादा, उससे पहले जो मजालिम हुए, जो जबर हुआ जो वर्करों के साथ, उससे ज्यादा जबर तो नहीं हो सकता। कि नहीं, आप कोई और इरादा रखते हैं कि अगले इलेक्शन में इससे ज्यादा जबर होगा, वो भी हम देख लेंगे। लेकिन जबर होने के बाद तब भी लोगों ने वोट इमरान खान को दिया है। आप कुछ भी कर लें, आपका तो देखिए, आपने तो जिक्र किया कि जो आपके अंदर कुछ एलिमेंट है पाकिस्तान से बाहर, जो पाकिस्तान के मुखालिफ प्रोपेगेंडे में वो शामिल है, क्या उसके ऊपर भी कुछ राय देंगे आप? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग पाकिस्तान के हालात से मुतनफ़र हैं, जो यहाँ की महंगाई से तंग है, जो यहाँ के अमन व अमान से तंग है, जो गवर्नेंस से तंग है, वो लोग वहाँ से अगर कुछ कर रहे हैं तो उनकी अपनी मर्जी है। ये कहना कि जी इदारों के खिलाफ हमारे लोग लगे हैं, मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ। देखें, अगर आप फौज की बात करते हैं तो आप फौज का हम एहतराम करते हैं। इमरान खान कहता है ये मेरी फौज है, ये तो प्रोपेगेंडा, ये तो ये खुद इसलिए कर रहे हैं कि इसी में तो इनके मजे हैं। ये कहते हैं कि फौज और पीटीआई लड़ती रहे। कोई तरीका ऐसा तलाश किया जाए कि फौज को कहे कि जी ये तो आपके खिलाफ है। हमें बताया जाए कि हमने एज ए इदारा तो हमने कभी फौज को टारगेट नहीं किया है। एज ए इदारा कभी भी हम फौज के खिलाफ नहीं गए। बाकी क्या ये लोग जो वजीर दिफा के बयानात आप क्यों नहीं चलाते हैं? नवाज शरीफ और मरियम के बीबी के बयानात क्यों नहीं चलाते हैं? जो असल जो फौज के खिलाफ वो बयानात देते थे, उनको आज साहब सबको पारसा बना दिया गया है, उनके सारे गुनाह माफ। तो जो लोग असल में खिलाफ थे उनको टारगेट किया जाना चाहिए। हम तो एज ए पार्टी कह रहे हैं कि फौज हमारी फौज है, जो कुर्बानियां दे रहे हैं देशभक्ति के खिलाफ। थे जब वो नारा लगाया करते थे मुझे क्यों निकाला, अब उन्होंने वो नारा लगाना बंद कर दिया। अब नहीं वो कहते मुझे क्यों निकाला, अब वो कहते हैं मुझे क्यों बुलाया। देख सब कुछ तो माफ हो गया। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। भट्ट साहब, आप शौकत साहब से तो कह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर वाले जो लोग हैं उनका क्या करना है, तो कुछ तरीकाकार निकालें। देखिए ना, ये शौकत साहब देखिए वो बाहर जाके करते क्या है, अपनी फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ नारे लगाते हैं। ये कहते हैं ना करो, उनके खिलाफ उनके पास झंडे कौन से होते हैं? वो कौन है अमेरिका से फिर लंदन आता है, वो अपना क्या नाम है उसका, किसी ज़माने में आप पे भी तो मुकदमे बना के भेजा गया था। मुझे बताएं, इनको चाहिए इमरान खान सुबह करे ना ऐलान, ये करें ऐलान के हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग इस तरह की जो ये मुल्क की बदनामी करने में सबसे एक स्टेप आगे होते हैं। IMF को लेटर भी ये लिखते हैं। अभी ये देखें ना, आप मुझे बताएं, इनकी जो ये अब मान गए हैं कि KPK में जो वज़ीर आला बना है वो फॉर्म 47 का है। ये तो नहीं माने, उन्होंने कहा हमें हरवाया गया। नहीं, इनको हरवाया गया। ये कहाँ, ये फिर PTI के है ना कि नून के है। इसका मतलब इनका हरवाया। ये भी कह रहे हैं हमें हरवाया, हम कहते हैं हमें आपने हरवाया, पीपल्स पार्टी कहती है हमें हरवाया। तो फिर क्या है? बात यह है कि
जो कहते हैं ना कि अब फैसला हो गया है कि जी मेरे खिलाफ मैं जाऊंगा, फैसला तो अब सुप्रीम कोर्ट करेगी ना 28 को। देखिए अब ये चलेंगे ना, मैं आपको आज लिख के देता हूँ, इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ तकरीरें करनी है, इनके हक में फैसला आए, ये कहते हैं बहुत अच्छे, ये साकब निसार चाहते हैं को आए, वो नहीं आ सकता। वो एक था क्या उसको कहते हैं जो इजाजुल एहसन, वो हर उस बेंच में बैठा होता था जिसमें मुस्लिम लीग नून का केस जाके कोई केस में आता था ना, वो होता था, एतराज़ किया मुस्लिम लीग नून ने, उसने कहा जी मैं बैठूंगा, किधर क्या वो गिल्टी था, भाग गया, उसने तो चीफ जस्टिस बनना था पाकि सुप्रीम कोर्ट का, उसको पता चल गया कि जो कुछ मैंने किया है एक पावर है आपके पास। इफ्तिखार चौधरी साहब जो आपके लिए खिदमत सर अंजाम देते रहे, तो उसको आप भूल गए? नहीं, पीपल्स पार्टी के हर मुकदमे में उन्होंने रगड़ा लगा के इनकी तबीयत साफ कर दी थी। नहीं देखे ना, मैं अब 26 तरमीम आई ना, हम कहते हैं इफ्तिखार चौधरी का नाम नहीं लेंगे, अब 26 देखिए आजाद होगी ना, सुप्रीम कोर्ट के जजों को आपने क्रिटिसाइज कर देते। देखे ना, मुझे बताएं 26वीं तरमीम आ गई, अब आजाद अदलिया हो गया ना, ये मान गए ना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आजाद कैसे हो गया जी अदलिया में? आप उसके पास इसलिए में तो आपने जुडिशल कमीशन का रोल देखे ना, अब एक बात आ गई, अब फैसला होगा, 28 फरवरी डेट है, पता चलेगा ये क्या उस फैसले को मानेंगे, मुझे बता दें, इन्होंने फिर यही करना है। पहले पलूशा से पूछे, पलूशा ये जो बयानिया की जंग होती है ना, ये पॉपुलर लीडरशिप से बनती है, आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब वो पॉपुलर बयानिया बनाने पे कामयाब हुए या नहीं हुए? नहीं, इसमें लैकिंग है। मैंने आपको पीडीएम की हुकूमत के वक्त भी कहा, उस वक्त भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इनकी नहीं काम आई, आज भी शायद कमी है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि इस किस्म की जो बातें, ये कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट है, सारों को राजी करना बड़ा मुश्किल होता है। राजी तो पता नहीं, फिर सारे तो नहीं है राजी, अभी किसने इनको कह दिए कि राजी हैं लोग? आपका साथ तो ज़रूर है। मैंने 1 साल से टाइम मांगा, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, कोई सुनवाई नहीं है, और मेरे ख्याल में मेरे बहुत सारे कॉलीग्स होंगे। बहरहाल हम साथ तो हैं, लेकिन अब ये एक सबक है ना हिस्ट्री का। जैसे पहले मेमो गेट हुआ, याद है आपको? इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में कौन सा दिन था जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आराम से गुजारा? नवाज शरीफ साहब गए थे सुप्रीम कोर्ट में, काला कोर्ट में। मेमो गेट हुआ, फिर गिलानी साहब को निकलवाया गया, आखिर में क्या हुआ? फिर वही सारा मलबा इन पे गिर गया। वही ये एक बहुत बड़ा एक जो है, जिसे कहते हैं एक चक्कर है, चक्कर की तरह ये चलता है, चक्का है, पहिए की तरह घूमता रहता है, आप जो करें वही होता है। यही आज इनके साथ हो रहा है। अब इससे कोई सबक सीखे तो इफ्तिखार चौधरी के जरिए पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगाया गया, फिर साकब निसार और बंजाल के जरिए नून लीग को रगड़ा लगाया गया, और आजकल जो कुछ हो रहा है, या फायज ईसा साहब जो कुछ कर गए हैं वो बल्ले के निशान के ऊपर और ये 63 वाले फैसले के ऊपर, वो मामला वो मैंने इलेक्शन कमीशन ने किया, मैं सुन रहा था। मुझे आप बताएं इलेक्शन कमीशन का जो अभी कौन किसने बनाया था उसको, मुझे उसका नाम बताएं। इमरान खान। बल्ले के निशान का फैसला किसने किया था? नहीं, वो देखे ना, इन्होंने जब अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, एक कानून है, अगर उसको ये फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। शौकत साहब, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने केसेस टेकअप किए हैं, ये एक बड़ी पेशरफ्त है। अगर इसके ऊपर थोड़ी भी गुंजाइश सियासी तौर पर पैदा हो जाए तो आप इसे अपनी एक पोलिटिकल माइलेज के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने ये दावा किया था, ये देखें सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें सामने आ गई हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुने, खुले फॉर्म 45 और 47 का ऑडिट करे। ऑडिट इज़ रिक्वायर्ड। ऑडिट का कर सकती है सुप्रीम कोर्ट या नहीं कर सकती? देखिए, अगर मुल्क को बचाना है ना मलिक साहब, और मुल्क को आगे ले जाना है, तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। इसमें मिट्टी पाव वाला काम नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। मुल्क बचेगा इंशाल्लाह, आगे भी जाएगा। सिर्फ निज़ाम दुरुस्त करने के लिए कुछ सही इकदाम करने चाहिए हमें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। चाहे वो 45 जाएगा। आपके देखें ना, आप तरक्की के दावे आपके हो रहे हैं, आपके देखें ना, आप मुल्क की तरक्की के दावे कर रहे हैं। 187 टेक्सटाइल मिलें पंजाब में बंद हो गई, कोई इन्वेस्टमेंट, तो ये जो कह रहा है कि जी इन्वेस्टमेंट, ये सारे आपको पता है ये मायदे होते हैं, जबानी कलामी, फिर रिटर्न, ये करते करते फिर आखिर में जाके सुप्रीम कोर्ट केसेस सुन सकती है फॉर्म 45 और 47 के, या नहीं सुनेगी? आपका क्या ख्याल है? ये अल्लाह करे कि उनमें हिम्मत आए और वो सुने, अल्लाह करे कि हो जाए। लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी वो हो रही है, मेरा जज है, ये तेरा जज है, तो ये मेरा तेरा जज जो बने रहे हैं ना लंदन में जाके, तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमारे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। हमारे पास और क्या ऑप्शन है? यही जजेस है, यही सुनेंगे। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से इंडक्शन हुई जजों की, उस पे क्या वो जो 2014 में इंतखाबी धांधली के ऊपर एक कमीशन बना था, जस्टिस नासिरुल मुल्क ने वो उस कमीशन की सरबराही करते हुए एक तहकीकाती रिपोर्ट दी थी। तो वोट ऑडिट
कोई ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं होती, उसको कर लेना चाहिए, मज़ायका भी नहीं है उसमें। उससे इंसाफ के अगर तकाजे पूरे होते हैं तो कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आइंदा आने वाले दिनों के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। शौकत यूसुफज़ई साहब यहाँ से इस्लामाबाद से, नासिर भट्ट साहब और पलविशा खान, बहुत शुक्रिया आप सबका। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।